जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, एक लड़की को चलती बस में रेप किया था 5-6 लोगों ने मिलकर। तो उस समय ये 2013 की बात है। तो उस समय मांग उठी थी कि रेप के केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन कर दिया जाए और इस मांग का विरोध भी खूब हुआ था कि रेप केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं किया जाए। तो प्रोविजन किया जाए डेथ पेनल्टी का, इसके पीछे का कारण तो सेंटिमेंट्स सबको पता है कि एक ब्रूटल रेप किया जा रहा है, तो ऐसे एक्यूज पर्सन को डेथ पेनल्टी क्यों ना दी जाए। सेंटिमेंट्स तो यही कहते हैं कि डेथ पेनल्टी हो जानी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इस बात का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि क्रिमिनल की मेंटेलिटी कैसी होती है। क्रिमिनल जब एक ऑफेंस कर रहा होता है तो उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि वो पकड़ा जाएगा और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। थोड़े रेयर चांसेस में कहीं होता है उसके मन में ये चले कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। तो अब देखिए कि जिन ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, जैसे मर्डर का केस। मर्डर में क्या होता है कि एक व्यक्ति है मरने वाला और एक व्यक्ति है मारने वाला। दो ही व्यक्ति हैं जो सबसे अच्छे विटनेस हो सकते हैं इस केस के। सबसे अच्छे विटनेस हो सकते हैं, मारने वाला भी सबसे अच्छा विटनेस है, मरने वाला भी सबसे अच्छा विटनेस है। लेकिन मरने वाला तो मर गया, जो विक्टिम है। अब वो तो कभी भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आ नहीं सकता। तो अब बाकी बची हुई एविडेंसेस के आधार पर इस मर्डरर को पनिशमेंट दिलानी है। इट मींस कभी कभी तो ये होता है कि कोई आई विटनेस होता ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं। अर्थात सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर एक्यूज को सजा दिलाई जा सकती है और सर्कमस्टेंसेस कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस के आधार पर सजा देने का मतलब है कि कभी कभी गलत सजा भी हो सकती है और गलत सजा भी नहीं देनी है कोर्ट्स को, वो उनकी ड्यूटी है। तो डेथ पेनल्टी होने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या बता रहे थे वो लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे इस बात का कि रेप केस में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। उन्होंने रीजन ये बताया कि जब रेपिस्ट को ये पता है कि रेप करने पर भी डेथ पेनल्टी मिलेगी, मृत्युदंड की सजा मिल सकती है, और डेथ करने पर भी मृत्युदंड की ही सजा मिलेगी, तो रेपिस्ट रेप करने के बाद हर हालत में प्रोसिक्यूट्रिक्स को जिस पीड़िता के साथ रेप किया उसे मारेगा ही मारेगा। उसे मारने के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। नुकसान तो एक हो सकता है कि वो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, रेप मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो वो पेनल्टी तो अब रेप केस में भी मिल जाएगी, सेम पेनल्टी मिलेगी। अगर उसने रेप करके जिंदा छोड़ दिया तब भी उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और फायदा क्या होगा? और फायदा ये होगा दोस्तों कि जो सबसे अच्छा विटनेस होता है किसी केस का वो होता है विक्टिम, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, और वो है रेप प्रोसिक्यूट्रिक्स, यहां पर पीड़िता जिसके साथ रेप किया गया। और अगर सबसे अच्छा विटनेस जिंदा है तब तो उसके खिलाफ सबसे अच्छी गवाही दी जा सकती है। तो वो क्या सोचता है कि सबसे अच्छे विटनेस को खत्म कर दिया उसने। रेप केस में डेथ पेनल्टी होने का मतलब है कि हर रेप केस में मर्डर होगा। अगर दूसरे टाइप के रेप छोड़ दिए जाए, कंसेंचुअल होते हैं बाद में जाकर रेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। दूसरे टाइप के जहां पर सचमुच में फोर्सफुली लड़की के साथ, वुमेन के साथ रेप किया गया, तो रेपिस्ट कोशिश करेगा कि रेप करने के बाद उसको मारेगा ही मारेगा। अगर उसका बस चला तो वो मर्डर करेगा ही करेगा। तो एवरी रेप केस may be converted into murder। इस कारण से क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि रेप केस में आप पेनल्टी 20 साल कर दीजिए,
आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए, बट डेथ पेनल्टी मत करिए, जिससे कि किसी प्रोसिक्यूट्रिक्स को मर्डर होने से बचाया जा सके। ये एक रीजन दिया जा रहा था। हालांकि अब जब नया एक्ट बना तो आप उसमें सेक्शन देखेंगे 70 भारतीय न्याय संहिता। यहां पर गैंग रेप की डेफिनेशन दी गई है, गैंग रेप। और गैंग रेप की डेफिनेशन देते हुए सबसेक्शन 2 बनाई, और वहां पर लिखा है कि अगर जो वुमेन है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है जिसके ऊपर रेप हो रहा है, वो अगर 18 साल से कम की है, 18 साल से कम की है, और फिर उस पर कोई गैंग रेप किया है, तो वहां पनिशमेंट, दो ही पनिशमेंट हैं, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पनिशमेंट, जो मर्डर वाली है। और ये ग्रुप करता है, एक ग्रुप होता है, गैंग, गैंग का मतलब ग्रुप है, वो गैंग रेप कर रहा है। तो देखिए, जब ग्रुप में अगर रेप करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए और आसान हो जाता है कि वो उसको रेप, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसको मर्डर कर दे उसका। और मर्डर करने का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उसको, एक्यूज को, कि जो एक्चुअल विटनेस है, जो सबसे अच्छा विटनेस है, वो उस विटनेस को उसने खत्म कर दिया। तो इस कारण से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि डेथ पेनल्टी ना करी जाए। लेकिन केवल और केवल इन बातों को ध्यान में रखने से या इन बातों से डरकर कानून को कमजोर नहीं रखा जा सकता। यहां पर इसके दूसरा भी पहलू है दोस्तों, कि यहां पर रेप, गैंग रेप किया, अलग से गैंग रेप की सजा मिली। मर्डर भी कर दिया है तो मर्डर की अलग से सजा मिली। हो सकता है कि केवल अकेला रेप किया होता तो अपील में जाकर, कहीं और जाकर उसको लाइफ कन्वर्ट हो जाए, डेथ वाली। बट रेप में भी डेथ मिल रही है, मर्डर में भी डेथ पनिशमेंट मिल रही है, तो फिर ऐसे मामले में हो सकता है कि अपील में जाकर उसकी सजा कम ना हो। तो ये नुकसान भी होगा इस एक्यूज को, अगर उसने रेप करने के साथ साथ मर्डर भी कर दिया। तो कानून को हमें बनाना तो मजबूत ही पड़ेगा, किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा किया भी गया है, बहुत अच्छा स्टेप है। इसको मैंने, ये वाली स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई दोस्तों, इसके पीछे का राज है आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे हम सेक्शन 32 और उसकी क्लॉज 1, इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26 क्लॉज ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जहां पर देखिए, क्लॉज ए में जो बात होती है वो डाइन डिक्लेरेशन की होती है। एक्चुअल में देखिए, वहां पे डाइन डिक्लेरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है। सेक्शन 26 पढ़ेंगे और उसकी क्लॉज ए पढ़ेंगे तो वहां पर डाइन डिक्लेरेशन वर्ड, या मृत्युकालिक कथन हिंदी में बोले तो मृत्युकालिक कथन, ये वहां पर वर्ड यूज नहीं हुए हैं। इवन देन उसको डाइन डिक्लेरेशन कहा जाता है, मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। मृत्युकालिक कथन एग्जैक्ट वर्ड्स यहां यूज नहीं हुए, तो क्या पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी मृत्युकालिक कथन, डाइन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन यूज हुआ है? अगर आप देखेंगे तो हां, ऐसे एक्सप्रेशंस यूज हुए। और वो डाइन डिक्लेरेशन जो दूसरे प्रोविजंस में कहीं यूज हुए हैं, तो वो डाइन डिक्लेरेशन किसके लिए यूज हो रहा है? वो इसी सेक्शन के लिए यूज हो रहा है, अर्थात इसी को डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन कहा गया है। सेक्शन 6 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 8 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और जहां पर बताया गया कि कंडक्ट किसी पर्सन का आचरण सुसंगत होगा, मोटिव सुसंगत होगा, प्रिपरेशन, तैयारी, ये सुसंगत होगी। ऐसा कहां बताया गया? सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोनों सेक्शंस को आपको हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 26 क्लॉज ए। यहां पर हमेशा ही टकराव रहता है कि ये वाला जो एक्ट हुआ, विक्टिम ने किया या एक्यूज ने किया, ये कंडक्ट की कैटेगरी में आएगा या सेक्शन 26 क्लॉज ए, वहां पर डाइन डिक्लेरेशन होगा। तो पहली बात तो
कन्फ्रंटेशन कितने पार्ट में होगा कि इस पार्ट में जिसको हम कंडक्ट कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के कंडक्ट की बात कर रहे हैं, वो मर चुका है यहां जाने पर 26 में तभी आएगा जब वो मर चुका है। तो यहां का केवल उतना पार्ट जहां पर विक्टिम मर गया है, वही इतना पार्ट यहां पर कंट्राडिक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो उसको हम समझेंगे और मैं आपके उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, सेक्शन 6 बीएसए के 2 इलस्ट्रेशन जे एंड के आप देखेंगे, वहां पर एग्जैक्ट वर्ड यूज हुए डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। एक सेक्शन और है 158 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर भी डाइन डिक्लेरेशन वर्ड यूज हुआ। टोटल मिलाकर 4 सेक्शंस, नॉट सेक्शंस, 4 इलस्ट्रेशंस ऐसे हैं जहां पर डाइन डिक्लेरेशन वर्ड यूज हुआ है, जबकि 26 क्लॉज ए में एग्जैक्ट डाइन डिक्लेरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि डाइन डिक्लेरेशन कहां दिया गया है, कौन सी सेक्शन में परिभाषित है, ये भी पूछ लिया जाए, तब भी आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 26 क्लॉज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करी जाए तो सेक्शन 32 क्लॉज 1। मैं क्यों यहां पर आपको लेकर आना चाह रहा हूं, उससे पहले आपको इस सेक्शन पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको 2 सिचुएशन दिखाना चाहता हूं। एक्चुअल में पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, एक लाइन में अगर मैं बात करूं कि सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझाऊं एक लाइन में, तो सुसंगत तथ्यों के कथन सुसंगत होते हैं, लेकिन ये किस व्यक्ति द्वारा और किस सर्कमस्टांसेस में दिया गया है, वो व्यक्ति और वो सर्कमस्टांसेस सेक्शन 26 में लिखे गए। एक लाइन में क्या है, सुसंगत तथ्यों के कथन सुसंगत होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आर रेलेवेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आर रेलेवेंट, बट वो किस पर्सन ने दिए, किन सर्कमस्टांसेस में दिए, वो पर्सन एंड सर्कमस्टांसेस लिखे सेक्शन 26 में। और वो पर्सन हमने देख लिया, अगर 2 शब्दों में बोलें कि वो पर्सन कौन सा है, द पर्सन हु इज अनअवेलेबल, जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। कितने तरीके हो सकते हैं जो उपलब्ध नहीं है, अनअवेलेबल है कि मर गया है और वो पाया नहीं जा रहा है, हु इज नॉट फाउंड, या फिर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, साक्ष्य देने में वो असमर्थ हो गया है, या फिर इतनी दूर है कि उसको बुलाने में बहुत ज्यादा या तो समय लग जाएगा या फिर बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा, जो कोर्ट समझती है, कोर्ट को लगता है कि ये जो खर्चा है, ये जो समय लग रहा है, ये अनरीजनेबल है। तो ऐसे पर्सन ने अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया था रेलेवेंट फैक्ट का पहले कभी, तो ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करा दीजिए कोर्ट में, मान लेंगे उसको रेलेवेंट मान लेंगे और उसके आधार पर हम केस को डिसाइड कर देंगे। रह जाता है अब वो परिस्थितियां कि किन परिस्थितियों में ऐसे पर्सन ने सुसंगत तथ्यों का कथन किया था जिसे अब सुसंगत माना जा रहा है। तो परिस्थितियां हैं, 8 क्लॉज लिखी गई A to H, कहां, 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे तो ये 1 to 8 होती थी। बट मैं 2 परिस्थितियां आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली देखिए, पहले जनरल सेंस दिखाता हूं कि कोई भी एविडेंस कोर्ट में किस तरीके से जाती है। एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एक व्यक्ति है ए, यहां पर ए का होता है मर्डर, यहां पर भी एक दूसरी सिचुएशन लेंगे, उसमें भी ए व्यक्ति होगा, वहां पर भी ए का मर्डर होगा, ठीक है। मर्डर किया है बी ने और बी ने इसको चाकू मारे और इसका मर्डर कर दिया। इधर भी बी ने ही मर्डर किया और चाकू मारकर ही मर्डर किया है। तो सबसे अच्छा विटनेस कौन है यहां पर इस बात को बताने के लिए कि ए का मर्डर किसने किया है, वो है ए। लेकिन अब ए उपस्थित नहीं है क्योंकि उसका मर्डर हो गया। लेकिन जिस समय इसने चाकू मारे उस समय सपोज यहां पे सी था और यहां पर कोई नहीं है, अर्थात इस मर्डर का एक आई विटनेस है सिचुएशन नंबर 1 में, वो है सी। बट सिचुएशन नंबर 2 में इस मर्डर का कोई भी आई विटनेस
नहीं, आई विटनेस नहीं है, तो इसका मतलब सीधे सीधे कोई नहीं बता सकता कि बी ने ही ए को मारा था। बट इस मैटर में होता क्या है कि जिस समय ए को चाकू मारे गए, उस समय बी तो भाग गया चाकू मारकर, ऐसी पोजीशन में छोड़कर कब ये मर जाएगा। बट सी ने देखा था ये सब, तो सी ने ए को तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। इस स्पॉट से लेकर जो हॉस्पिटल का रास्ता था, ये सपोज 2 किलोमीटर का था। स्पॉट से लेकर हॉस्पिटल का जो रास्ता था वो 2 किलोमीटर का था। और इसी बीच में जब ये अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा है सी, तो इसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया बाय फोन कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं इसको इंजर्ड को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, पर्टिकुलर हॉस्पिटल, आप भी आ जाइए। बट इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में तो ये बी चला गया अपने चाकू मारकर, इसको लगा कि ए अब मर जाएगा थोड़ी देर में, ये चला गया, अभी किसी ने देखा भी नहीं। बट कुछ देर बाद सी आता है, सी देखता है कि ए यहां पर इंजर्ड पड़ा है और सी तुरंत ए को अपनी गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल के लिए लेकर चल देता है। और यहां पर भी पुलिस को सी इन्फॉर्म कर देता है कि मैं इस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं जो मुझे यहां पर इंजर्ड पोजीशन में मिला था। दोनों ही सिचुएशन में जब सी ने गाड़ी में बैठाया, उस समय पर ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब कि भैया ये बोल पा रहा है, ये समझ पा रहा है, इसको कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर कर पा रहा है और ठीक से कर पा रहा है। इसमें भी कॉन्शियस है, यहां पर भी कॉन्शियस है। तो जनरली होगा क्या? सी पूछेगा, सी देखिए इस सिचुएशन में तो सी ने देख ही लिया है, बट फिर भी ए को लगा कि शायद सी ने नहीं देखा है, तो ए ने अपनी मर्जी से बताया सी को, ए ने अपनी मर्जी से बताया सी को कि मुझे बी ने मार दिया है, बी ने मुझे चाकू मारा, बी से मेरी दुश्मनी थी तो उसने अपना बदला ले लिया है। यहां भी इस सिचुएशन में जब ए को इसने उठाया, सी को, सी ने ए को जब उठाया, गाड़ी में बैठाया और लेकर जा रहा है रास्ते में, तब भी ए ने बताया, पूछा सी ने क्या हुआ, तब इसने बताया कि बी ने मुझे चाकू मार दिए हैं और वो मुझे मारना चाहता था। अब जब ये हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया, तो सबसे पहले देखिए हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल्स, उनमें एक अरेंजमेंट ये होता है कि एक पुलिस का कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक का एक ऑफिसर रखा जाता है कि जो भी मेडिको लीगल केसेस आएंगे तो उनमें डॉक्टर्स को सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही ये व्यक्ति सी ए को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे होंगे, तो मुझे बार बार मैं इस स्टोरी को नहीं सुनाऊंगा, बट हाँ यहां से क्वेश्चंस रखता चला जाऊंगा। जब ये सी ए को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो सबसे पहले वो कांस्टेबल मिलता है पुलिस का या हेड कांस्टेबल जो भी है हॉस्पिटल में, वो भी पूछता है ए को कि क्या हुआ। वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता है, नाम लिखता है एमएलसी पर, मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट पर, कुछ पोर्शन वो नाम वगैरह वो लिख देता है या अपने कागज पर, अपने नोट में, अपनी डायरी में लिखता है, सपोज सीधे मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट पर ना लिखकर। तब ए ने बताया कि मुझे बी ने चाकू मारे हैं, मुझे मारना चाहता था, मुझे जो चोटें आई हैं वो बी ने पहुंचाई है, चाकू से पहुंचाई। तीसरा, अब ये हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी में जब लेके गए तो हॉस्पिटल ने इसको, डॉक्टर्स ने इसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। उसी दौरान डॉक्टर्स ने भी पूछा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने शुरू कर दिए डॉक्टर्स। तो उसमें एक कॉलम होता है अलेज्ड हिस्ट्री, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में आप देखेंगे अलेज्ड हिस्ट्री कि विक्टिम ने क्या बताया कि क्या हुआ, या उसे जो लेकर आया उसने क्या बताया कि क्या। तो यहां पर ए ने डॉक्टर को भी बताया कि मुझे बी ने चाकू मारकर मेरी मर्डर करने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पहुंच गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जाता है विक्टिम के पास, इंजर्ड के पास,
और वो देखता है कि हाँ ये कॉन्शियस है, मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेता है। डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेता है कि क्या ये फिट फॉर स्टेटमेंट है, क्या मैं इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देन डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है इंजर्ड की कंडीशन को देखकर, कि लिख देगा उस पर कि अनफिट फॉर स्टेटमेंट या फिट फॉर स्टेटमेंट, और अपने साइन कर देता है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी वो स्टेटमेंट दे रहा है तो डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरली डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पर डिटेल से मैं आगे बात करूंगा। तो जैसे ही उसको सर्टिफिकेट मिल गया पुलिस ऑफिसर को, तो अब पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ करी इससे, क्योंकि उसे तो आगे की प्रोसीडिंग करनी है, इसका स्टेटमेंट तो चाहिए। उसके स्टेटमेंट के आधार पर ही आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। तो पुलिस ऑफिसर को उसने पूरा डिटेल में अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। दोस्तों, जो पुलिस ऑफिसर हैं कुछ लोग, उनको स्टेटमेंट कैसे लिखना चाहिए, मैं कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स को मिला, मैंने पूछने की भी कोशिश करी कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं। तो रटा हुआ एक फॉर्मेट है उनका, लिख लेते हैं, ठीक, अच्छा स्टेटमेंट लिख लेते हैं रटे हुए फॉर्मेट के कारण भी। बट मैंने एक वीडियो बनाई है कि स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट स्टेटमेंट, और वो इस तरीके से वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों कि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जीवन में चाहे जिस मर्जी केस का स्टेटमेंट हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो, आप बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट लिखेंगे और कोई गलती नहीं होगी। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो लिखें हाउ टू राइट स्टेटमेंट, साथ में लीगल नेम लिख देंगे यूट्यूब सर्च बार में, तो वीडियो आ जाएगी। अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर जितनी भी सिचुएशन मैंने अभी आप लोगों को बताई, इसमें क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। पहली बात ऑब्जर्व किया कि यहां पर एक विटनेस है सी, पहली सिचुएशन में, जो आई विटनेस है। और ध्यान देना, ऐसे सभी फैक्ट्स जो सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें या 6 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, जिसे रेस जेस्टे कहते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो यहां पर जो ए एंड बी है, इस इंसिडेंट के दौरान जो कुछ भी ए ने किया, ए ने कहा, जो कुछ भी बी ने किया और बी ने कहा, ये सब सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट है एज रेस जेस्टी, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाते हैं सब कुछ। अगर साथ में सी देख रहा है और बिल्कुल क्लोज है, पास में है, तो हो सकता है कि सी भी कुछ बोले और कुछ करे इस इंसिडेंट को देख। तो जो कुछ सी ने किया और सी ने बोला, वो भी रेस जेस्टे का पार्ट हो जाए, और ये सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। और जैसे ही कोई फैक्ट सुसंगत होगा तो उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है, उसके लिए साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकता है। और जब साक्ष्य देने की बात आएगी तो सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने देखा, किस किसने देखा, यहां पर जो कुछ बी ने किया वो किसने देखा, ए ने देखा। जो कुछ ए के साथ हुआ वो किसने देखा, ए ने देखा। और साथ के साथ सी ने भी देखा कि बी ने क्या किया, ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला, क्या किया, कितनी दूरी से किया, कितने वार किए, कैसा चाकू था, सब कुछ सी ने भी देखा और ए ने भी देखा। तो जिस व्यक्ति ने देखा इस रेस जस्टे को, यही व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और बताएगा कि हां, मैंने इस फैक्ट को अपनी आंखों से स्वयं देखा। जिसने सुना, अब देखने के मामले में तो केवल 2 लोग हैं। अब सुनने के मामले में हो सकता है कि एक फोर्थ पर्सन है डी, ये इसने चाकू मारते नहीं देखा, बट इसको सी दिखाई दे रहा था। तो सी ने जो कुछ किया, सी ने जो कुछ कहा, वो सब डी ने देखा। रेस जेस्टे वो है जो सी ने किया और सी ने कहा। रेस जेस्टे है तो रेलेवेंट फैक्ट हो गया।
रेलेवेंट फैक्ट है तो इसके लिए एविडेंस दी जा सकती है, साक्ष्य दिया जा सकता है। कौन कहता है इस बात को? सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य। एविडेंस का मतलब ओरल हो सकती है या डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। सेक्शन 2 उसकी क्लॉज ई भारतीय साक्ष्य, ई फॉर एविडेंस, एफ फॉर फैक्ट। तो यहां पर डी बताएगा कि हाँ मैंने देखा कि सी ऐसा कर रहा था, हाँ मैंने देखा कि सी ने ऐसा कहा था, क्योंकि सी के द्वारा किया गया, सी के द्वारा कहा गया रेस जेस्टे है। पिक्चराइज करना है, अभी वर्ड्स पर मत जाओ, पिक्चराइज करते चले जाओ, इसमें से वर्ड्स तो मैं आपसे निकलवा दूंगा, बशर्ते कि पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन में देखिए कि दूसरी सिचुएशन में जो ए ने कहा, जो बी ने किया, बी ने कहा, और जो ए ने किया और बी ने किया, ये सब रेस जेस्टे है। लेकिन इस रेस जेस्टे को, अच्छा रेस जेस्टे है तो रिलेवेंट है, रिलेवेंट है तो एविडेंस दी जा सकती है। और एविडेंस कौन देगा? जिसने देखा। देखने वाला कौन था? ए। एविडेंस देने का मतलब कोर्ट में आकर बोलेगा, तो ए बोले कोर्ट में आकर। बट दोनों ही सिचुएशन में आप देखिए कि ए तो मर गया है, अब वो कोर्ट में नहीं आ सकता। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर ए का एक स्टेटमेंट लिखता है और उसमें ए अपनी पूरी कहानी बताता है, और क्योंकि ये एफआईआर वाला स्टेटमेंट है, प्रथम सूचना है, तो उस पर वो सिग्नेचर करा देता है। और इसमें जो ये सूचना इसने दी, इसमें वो डाइन डिक्लेरेशन भी आ गया, जो सबसे पहले किसको दिया था? सी को दिया था। नंबर 1, कितने डाइन डिक्लेरेशन हो गए काउंट करो। सी को दिया डाइन डिक्लेरेशन नंबर 1, हॉस्पिटल में गया तो कांस्टेबल को दिया डाइन डिक्लेरेशन नंबर 2, तीसरा डॉक्टर को दिया, और चौथा पुलिस ऑफिसर को दिया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन हैं। अच्छा, पहले ब्रीफ बता दूं आपको कि डाइन डिक्लेरेशन कौन से स्टेटमेंट को कहेंगे, क्योंकि ये ब्रीफ आप याद रखना। वो स्टेटमेंट जो किसी भी व्यक्ति ने दिया है, सुसंगत तथ्य के बारे में दिया है, वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है। ध्यान देना, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है लेकिन डेथ से पहले दिया था, और अपनी डेथ के कारणों के बारे में स्टेटमेंट था। या तो सीधे सीधे डेथ का कारण बताया, या फिर ऐसी परिस्थितियां बताई जिनसे निकल कर आता है कि हां डेथ का कारण ये है, तो ऐसा स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो यहां पर क्या बताया कि बी ने चाकू मारा है, और चाकू मारने के कारण ब्लड लॉस हुआ, उससे डेथ हुई। तो कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ खाली डेथ नहीं लिखना आपको, कॉज ऑफ हिज डेथ लिखना है। कॉज ऑफ हिज डेथ, अपनी डेथ, अपनी डेथ के कारण बताते हैं। अगर किसी और की डेथ के कारण बताए तो, अपनी किसी और की डेथ के कारण बताकर मर गया, तो क्या ये स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन होगा? नहीं। तो कॉज ऑफ हिज डेथ जरूर लिखना है, हिज पे मैं जोर डाल रहा हूं बार बार, कॉज ऑफ हिज डेथ लिखना है। तो यहां पर भी इसने अपनी डेथ का कारण बताया, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो 4 डाइन डिक्लेरेशन हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि क्या चारों के चारों डाइन डिक्लेरेशन होंगे, या फिर किस स्टेटमेंट की ज्यादा वैल्यू होगी? क्या एक से ज्यादा डाइन डिक्लेरेशन हो सकते हैं? अगर हैं तो चारों में कंट्राडिक्शन आ गया तो क्या होगा? इन सब पर चर्चा करूंगा आगे, जैसे जैसे और वीडियोज आती जाएंगी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, मैं कितनी बार आप लोगों को कह चुका हूं। मैं बहुत आराम से यहां आपको पढ़ाऊंगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए दोस्तों जो लोग LLB 5 ईयर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, LLB 3 ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और वो किसी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और एक डिसिप्लिन के साथ पहले 24 घंटे में वीडियोज को देखते रहिए, और रेलेवेंट फैक्ट को नोट करते रहिए। 24 घंटे में नहीं देख पाते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, 24 घंटे के बाद भी देख पाएंगे।
तो अब मैं आता हूं कि इसके पीछे के कारण में ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टोरी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देगी। और ये स्टोरी तो आपको रट कर रखनी है जब तक आप सेक्शन 26 पढ़ेंगे। साथ में नॉट ओनली 26 पढ़ेंगे, इस स्टोरी में रेस जस्टिस भी है, सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। इस सेक्शन में आपको सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी मिलेगी देखने को। कॉज एंड इफेक्ट भी है, सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस एग्जांपल को तो पिक्चराइज कर ही लीजिए आप। अब मैं आता हूं कि यहां पर तो एक आई विटनेस था सी, क्योंकि देखिए ए तो मर गया, डाइड, अब नहीं है दुनिया में। तो क्या ये व्यक्ति कोर्ट में आकर एविडेंस दे सकता है? अच्छा, एविडेंस क्या होती है? जो मैंने बोला कि एक रेलेवेंट फैक्ट है, उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। एविडेंस ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। ओरल एविडेंस की बात करें तो वो पर्सन जिसने अपनी इंद्रियों से देखा किसी फैक्ट को वही व्यक्ति आएगा। अपनी इंद्रियों से महसूस किया किसी फैक्ट को तो वही व्यक्ति आएगा जिसने महसूस किया था। लेकिन इस मामले में अब थोड़ा सा देखिए, इस मामले कि यहां पर एक फैक्ट है कि बी ने ए को चाकू मारे, बी के ऊपर चार्ज है कि बी ने ए के चाकू मार दिए थे जिसके कारण ए की डेथ हुई। ये कैसा फैक्ट है? चाकू मारना कैसा फैक्ट है? इसे देखा जा सकता है, और अगर इसे देखा जा सकता है तो वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा जिसने ऐसा देखा। तो इस सिचुएशन में दो लोगों ने देखा था, ए ने और सी ने। तो ए तो मर गया, वो तो व्यक्ति कोर्ट में अब आएगा ही नहीं। तो अब कौन व्यक्ति कोर्ट में आना चाहिए? अब सी व्यक्ति कोर्ट में आना चाहिए। और ये सी कौन सी सेक्शन के आधार पर बताए गए रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने आ रहा है? दो सेक्शंस, सेक्शन नंबर 4 BSA रेस जस्टिस, उसमें बताए गए फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए आ रहा है। दूसरा डाइन डिक्लेरेशन, क्योंकि इसको ए ने सी को बताया कि मुझे किसने मारा है, हालांकि इस सिचुएशन में सी ने खुद देखा भी, तो डाइन डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेक्शन 4 से ही काम चल जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए क्या है, इस सिचुएशन में भी वही बात है कि बी के ऊपर आरोप है कि बी ने ए को चाकू मारकर इसकी डेथ करी है। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? जिसको देखा जा सकता है आंखों से। तो रूल क्या कहता है कि वो व्यक्ति कोर्ट में आए ये बताने के लिए जिसने देखा है अपनी आंखों से बी ने ही ए को चाकू मारा है। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोर्ट में कोई नहीं आएगा। इट मीन सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके द्वारा बताए गए रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई है ही नहीं। एक ए था, वो मर गया, एक सी था, सी ने देखा ही नहीं है ऐसा, तो ये तो प्रूव हुए ही नहीं। तो क्या अब बी को सजा मिलनी नहीं चाहिए? एक ही विटनेस था, अब वो नहीं है, तो क्या ए ने जो किसी को बोला बट उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है इंसिडेंट को। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको कि यहां पर ए ने सी को क्या बोला कि बी ने ए को चाकू मारा है, यही तो बोला है, बोला ना बी ने मुझे चाकू मारे। तो उसने क्या फैक्ट बोला है? देखिए, बड़ा, मैं एक आपको बात बता दूं कि लॉ बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, रीजनेबल है। आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत ध्यान से बोलना, पढ़ना है और उसको पिक्चराइज करना है। क्या बोला है ए ने? ए का स्टेटमेंट क्या है? ए का स्टेटमेंट है, और किसको दे रहा है वो स्टेटमेंट? सी को। ए का स्टेटमेंट है कि बी ने मुझे चाकू मारा। तो ये कैसा फैक्ट है? बी ने जो ए को चाकू मारा, ये कैसा फैक्ट है? इसे देखा जा सकता है, इसको सुना नहीं जा सकता, इसको सूंघा नहीं जा सकता, इसको देखा जा सकता है। तो रूल क्या कहता है? जनरल रूल, वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा जिस व्यक्ति ने बी
को चाकू मारते हुए देखा है। लेकिन इस सिचुएशन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बी को चाकू मारते हुए देखा हो और ए की जिससे डेथ हो। लेकिन हां, ए का स्टेटमेंट है जो सी को बोला उसने, जबकि सी ने कुछ नहीं देखा। तो ये क्या हो गया, जो ए ने सी को बोला है और सी कहता है कि मैं कोर्ट में आ जाता हूं और मैं बता दूंगा कि बी ने ए को चाकू मारा है। तो जैसे ही बोला उसने सी ने कि बी ने ए को चाकू मारा, तो आप जो डिफेंस काउंसिल हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही आपको पता चला कि सी ने तो ऐसा फैक्ट बोला है कि जिसको देखा जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या सी ने ही देखा है। अब जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं, सी ने तो नहीं देखा इसको, इट मींस सी इस फैक्ट की गवाही नहीं दे सकता। आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए इस बात पर कि सी एप्रोप्रिएट विटनेस नहीं है, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, बताने के लिए। ये तो हियर से है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। ए ने जो कहा वो बी ने सुना और सुनी हुई बात को आके वो कोर्ट में कह रहा है। तो सुनी हुई बातें तो कोर्ट में आती ही नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में मर्डर का केस है, होमिसाइड का केस है। नॉट ओनली मर्डर के केस में डाइन डिक्लेरेशन होता है, इन एवरी होमिसाइड केस डाइन डिक्लेरेशन हो सकता है। जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, चाहे वो नेग्लिजेंट से हुई, चाहे इंटेंशनल हुई, चाहे वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुई, चाहे वो सुसाइड हुई, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। हर होमिसाइड केस में जिसमें मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, उसमें डाइन डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी तो वो ये है कि उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो मर गया है और अपनी डेथ के कारण बताए हैं। तो मर गया है तो उसका स्टेटमेंट कोर्ट में जाएगा कैसे? तो उसे ले जाने के लिए तो कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है कि जिसने इसका स्टेटमेंट सुना हो। अब बेशक वो हियर से है। तो यहां पर एक देख रहे होंगे आप कि इस केस को आगे बढ़ाना है, एक नतीजे तक पहुंचाना है। तो यहां पर हियर से होने के बावजूद भी ये ए का स्टेटमेंट सी को जो दिया गया, ये स्टेटमेंट हियर से होने के बावजूद भी एक ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि इसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि हां, ये व्यक्ति आकर ऐसे स्टेटमेंट के बारे में गवाही दे सकता है कि मरने वाले ने ऐसा कहा था। मरने वाले के स्टेटमेंट के बारे में आकर साक्ष्य दे सकता है। साक्ष्य दे सकता है का मतलब जिस फैक्ट के बारे में, जिस स्टेटमेंट के बारे में साक्ष्य दे सकता है, पहले उसको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, तभी साक्ष्य दिया जा सकता। अदरवाइज वो फैक्ट इन इशू हो, विवादक तथ्य हो, तो साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहां पर सेक्शन 26 ने क्या किया, कह दिया कि वो जो व्यक्ति है जो मर गया है उसने कोई स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सारे के सारे अनलिमिटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं सबके सबको आप रेलेवेंट बना देंगे। नहीं, केवल उतना पोर्शन जितना कॉज ऑफ डेथ बताता हो, अपनी कॉज ऑफ डेथ, किसी और की नहीं, उतने पोर्शन के लिए कहा कि ऐसा स्टेटमेंट ए का रेलेवेंट होगा। रेलेवेंट होगा तो एविडेंस दी जा सकती है, और एविडेंस कौन दे सकता है, जिसको ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। तो इस सिचुएशन में कितने लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट में आकर? सबसे पहले सी दे सकता है, नंबर 2 वो कांस्टेबल दे सकता है, हेड कांस्टेबल जो हॉस्पिटल में था, नंबर 3 वो डॉक्टर दे सकता है, नंबर 4 वो पुलिस ऑफिसर दे सकता है। क्यों दे पा रहा है स्टेटमेंट, क्यों दे पा रहे हैं एविडेंस जाकर कोर्ट में? क्यों? क्योंकि इसके द्वारा दिए गए, ए के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट कथन को सेक्शन 26 ने रेलेवेंट बता दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर छिपी हुई है कि ये स्टेटमेंट जो ए दे रहा है, इसके अंदर कैसी बातें हों, इसके अंदर वो सब बातें हों जो कहीं ना कहीं किसी दूसरी सेक्शन में सुसंगत बताई गई हों। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर बताई गई बातें सुसंगत नहीं हैं
तो फिर इसके स्टेटमेंट के लिए ये सी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोई एविडेंस नहीं दे सकता, ये कांस्टेबल नहीं दे सकता, और ये डॉक्टर नहीं दे सकता, पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एविडेंस अल्टीमेटली रेलेवेंट फैक्ट के बारे में ही होगी। तो ये रेलेवेंट फैक्ट इस स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए जो ए ने दिया है। अगर मैं इस बात को दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज यहां पर ए बच गया, सपोज ए यहां पर बच गया, वही स्टेटमेंट देने के बाद जो ए ने सी को दिया कि बी ने मुझे चाकू मारे और इसकी वजह से मेरे चोट लगी, ये स्टेटमेंट दिया था सी को, बट वो बच गया ए। तो अब आपको देखना है कि ये ए अब जब कोर्ट में आएगा तो क्या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में ही बोल रहा है क्या? अगर इसकी एविडेंस, ए की एविडेंस एडमिसिबल हो सकती है जिस फैक्ट के लिए, केवल और केवल उन्हीं रेलेवेंट फैक्ट के लिए सी की एविडेंस एडमिसिबल होगी, अदरवाइज बाकी दूसरे फैक्ट्स के लिए सी की एविडेंस रेलेवेंट एडमिसिबल नहीं। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर हियर से एविडेंस होने के बावजूद भी लेजिस्लेचर ने इसको अलाउ क्यों कर दिया, जबकि क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स के बारे में और एविडेंसेस के बारे में डायरेक्ट एविडेंस रूल ये बताया कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए, और उससे पहले ये देखा जाएगा कि जिस फैक्ट के लिए गवाही दे रहा है गवाह, वो फैक्ट है कैसा। ये आप लोग ध्यान रखना कि प्रैक्टिस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फैक्ट गवाह ने बोला है, आपके माइंड में तुरंत जाना चाहिए कि ये फैक्ट है कैसा, ये कौन सी इंद्री से महसूस किया जा सकता है। जिस इंद्री से महसूस किया जा सकता है, तो क्या ये गवाह वही है जिसने स्वयं महसूस किया है या किसी से सुनकर बोल रहा है? अगर सुनकर बोल रहा है तो जो हियर से के एक्सेप्शंस हैं लाइक सेक्शन 26, तब तो वो अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज इस सी की एविडेंस को, ऐसे विटनेस की एविडेंस को अलाउ नहीं किया जा सकता। ये आपको तभी कर पाएंगे आप ऑब्जेक्ट जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो नेसेसिटी क्या आ रही है इसको रेलेवेंट बनाने की? वो रैशनल मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो रीजनिंग बताना चाह रहा हूं जो लेजिस्लेचर ने अपने माइंड में रखी ये प्रोविजन बनाते समय। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आवश्यकता हो गई है कि जब कोई विटनेस नहीं है, और मोस्टली ऑफेंसेस एकदम सीक्रेसी में होते हैं, अकेले में होते हैं, कोई आई विटनेस नहीं है और मरने वाले व्यक्ति ने किसी को बताया था, तो उसकी बात पर हम विश्वास करें या ना? देखिए, जितनी भी एविडेंसेस कोर्ट में लाई जाती है, सबके पीछे का एक क्रक्स है। जितने भी रूल बनाए गए हैं, सबके पीछे का एक क्रक्स है कि उन रूल से कहीं ना कहीं सत्य बात ही कोर्ट के सामने आती है और रूल आउट कर दिया जाता है कि जिन बातों से असत्य बातें, फाल्स फैक्ट कोर्ट में आ सकते हों, उनको हटा दिया गया है, उनको डिसअलाउ कर दिया है कि ये एविडेंस के रूप में नहीं आएंगे। जैसे कि हियर्स, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा कि एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, ओरल एविडेंस स्पेशली। बट ऐसे मैटर में अब कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो जस्टिस कैसे होगा? तो ये एक नेसेसिटी क्रिएट हो गई थी कि यहां पर हियर से होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट को रेलेवेंट बना दिया जाए। तो ये है रैशनल सेक्शन 26 के पीछे। आपके पास क्वेश्चन आए रैशनल का, रीजनिंग का, लॉजिक का, और इसके पीछे के क्या जस्टिफिकेशन है जो इस सेक्शन को हियर से होने के बाद भी रेलेवेंट, स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाया गया हियर से होने के बाद भी। तो एक बात तो ये हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब लास्ट टाइम पे मरने के उसे वो अंदेशा हो जाता है कि अब वो मरने वाला है व्यक्ति, तो ऐसा माना जाता है कि वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन इसको आप 100% सच नहीं कह सकते कि मरते समय ये बात
बिल्कुल ठीक है, 90% तक ठीक हो सकती है कि मरते समय कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता इस दुनिया से। क्योंकि हम लोग सभी सारे धर्म ये मानते हैं कि हमें किसी ने बनाया है और मरने के बाद हम उसी के पास जाते हैं। तो कम से कम हम उस समय तो झूठ को मुंह में ना लेकर जाएं अपने बनाने वाले के पास। अंतिम शब्द तो मेरे ऐसे हों जो मैंने सच बोले हों। तो जनरली हर मरने वाला व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता है। एक दूसरा रीजन ये भी है, और ये मरते समय का बयान है ए का, मरने से जस्ट पहले का बयान है ए का। तो ये माना जाता है कि ए ने झूठ नहीं बोला होगा, ए की बात सत्य है, और जिसकी बात ए ने सुनी है वो आकर कोर्ट में वो बता सकता है कि ए ने क्या कहा था। और जो ए का स्टेटमेंट था, ये जनरल रूल में तो ए के द्वारा ही आना चाहिए था कोर्ट में, बट सेक्शन 26 ने थोड़ी सी छूट दे दी। अब ए नहीं है क्योंकि, इसलिए वो व्यक्ति जिसने ए से सुना वो आकर कोर्ट में दे सकता है। तो ये दूसरा कारण हुआ कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर जो एक बात ये कही गई कि मरते समय वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता है, इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम है। अपने आंसर में आप इसको जरूर लिख कर आइए कि वो जो लैटिन मैक्सिम है उसके बेस पर ये डाइन डिक्लेरेशन को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की। जो अभी तक बातें मैंने बताई वो अपना जनरल बातें थी, लेकिन एक लैटिन मैक्सिम आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आंसर में थोड़ा सा चार चांद लग जाएंगे। और लैटिन मैक्सिम है निमो मॉरिचरस प्रिजुमेंटोर मेंट्री। स्पेलिंग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका मीनिंग है अ मैन not meet his maker with lie on his mouth. No man will meet with his maker with lie in his mouth. वो जिसने ऐसे व्यक्ति को बनाया, वो जब उसके पास जाएगा अपने मेकर के पास, तो मुंह में झूठ लेकर नहीं जाना चाहता है। अर्थात जब वो मर रहा होता है तो माना जाता है कि अपने मेकर के पास जा रहा है, जिसने उस व्यक्ति को बनाया उसके पास जा रहा है, तो मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका एक दूसरा नाम भी है, उस नाम से भी अगर आपको कहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है, मीनिंग वही है। अनदर नेम ऑफ डाइन डिक्लेरेशन इज लेटम मोर्टम। लेटम मोर्टम मीन्स वर्ड्स सेड बिफोर डेथ, मरने से पहले कहे गए शब्द, लेटम मोर्टम डाइन डिक्लेरेशन के नाम से ही जाना जाता है। लेटम मोर्टम इसका दूसरा नाम है। अगर ये आपको देखने को मिले या अपने आंसर में आप लिख पाए तो भी आपको हेल्प होगी और आंसर आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये पूर्ण सत्य क्यों नहीं है? जैसे मान लेते हैं कि वाइफ ने सुसाइड किया है, एक हस्बैंड की वाइफ ने सुसाइड किया है। सुसाइड किया तो हस्बैंड ने उठाकर उसको हॉस्पिटल भी ले गया, अभी तक वो जिंदा थी, कॉन्शियस थी, बोल भी पा रही, समझ भी पा रही। लेकिन हालात ये थे कि जितनी भी अभी शादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी उसकी जिंदगी थी, उसमें उसके हस्बैंड ने उसको टॉर्चर किया था, और इसी टॉर्चर के कारण परेशान होकर वो उस लेडी ने ये कदम उठाया कि उसने सुसाइड। अब मरते समय उसको लगा कि मैंने जो सुसाइड की है, मैंने अपनी जो डेथ करी है, मैंने कोशिश करी है डेथ करने की, ये इस व्यक्ति के कारण करी है, मेरे हस्बैंड के कारण जो मेरे सामने खड़ा है। तो कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई हालात किसी व्यक्ति के कारण होते हैं, किसी के, सपोज ए के ये जो हालात हुए वो बी के कारण हुए, तो कह देता है कि मैं तो बी ने मार दिया। क्या बोल देती है कभी कभी वो पत्नी कि मुझे इस व्यक्ति ने मारा है जो ये सामने खड़ा है, और यही स्टेटमेंट डॉक्टर ने रिकॉर्ड कर लिया। ये बात सच है कि उसने नहीं मारा है, लेकिन क्योंकि उसके माइंड में ऐसी पिक्चर बनी हुई है कि इसी ने मारा है, तो डाइन डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड किससे? हस्बैंड के कंटिन्यूअस हरासमेंट से। दूसरी तरफ कभी कभी हस्बैंड नहीं पहुंचा, वाइफ के जो मायके वाले हैं, पिताजी, भैया, माताजी, ये सब हॉस्पिटल लेकर जाते,
अब वो लेडी कहती है कि मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, उसने नहीं मारा है मुझे, लेकिन वो प्रेशर करते हैं उस पर कि हम तेरा साथ जभी देंगे, तेरे बच्चों का साथ जभी देंगे, जब तू ये कहेगी कि तेरे हस्बैंड ने मारा है। तो उसे दिख रहा है कि मैं मर रही हूँ, मैं बचूंगी नहीं, फिर भी वो अपने घर वालों के दबाव में आकर कभी-कभी झूठ बोल देते। इवन देन इस स्टेटमेंट को रिलेवेंट बनाया गया। लॉ यही चाहता है वैसे तो कि उसी बात को प्रूव करने की परमिशन दी जाए, उसी व्यक्ति के थ्रू परमिशन दी जाए प्रूव करने की जो सच्चाई ला सकता हो कोर्ट में। तो डाइन डिक्लेरेशन ये वाला जो दूसरा लॉजिक है कि मरता हुआ व्यक्ति, जैसे ये आशंका है कि वो मरने जा रहा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, ये 100% सच नहीं है। लेकिन लॉ में हमें नहीं चाहिए कि 100% सच बात को ही रखेंगे। अगर कॉमन पार्लेंस में ऐसा माना जाता है तो लॉ में आ सकता है। तो ये नेसेसिटी थी, ये दो बातें थी जिनके आधार पर कहा जाता है कि मरने वाले का स्टेटमेंट अगर अपनी मृत्यु के बारे में बताया था उसने, तो जिसने ऐसा स्टेटमेंट सुना वो व्यक्ति आकर कोर्ट में गवाही दे सकता है। लेकिन गवाही जब दी जाती है जब उस स्टेटमेंट को पहले आप रिलेवेंट बना देंगे। तो सेक्शन 26 ने ऐसे स्टेटमेंट को रिलेवेंट बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यहां पर जो सी ने अपना ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ए ने मुझे ऐसा बोला, यहां तो आई विटनेस है सी, इसने तो देखा है। तो जहां पर रेस जेस्टे भी प्रूव किया जा सकता हो और साथ में डाइन डिक्लेरेशन भी हो, तब हमें डाइन डिक्लेरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्यों पड़ी? नेसेसिटी की थ्योरी क्यों आई? इसके पीछे का रैशनल नेसेसिटी क्यों आया? क्योंकि कोई व्यक्ति रेस जेस्टे को बताने वाला था ही नहीं, इसलिए हमको हियर से को भी एडमिसिबल बनाना पड़ा। अब एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या यहां पर इस सिचुएशन में ये जो सी को स्टेटमेंट दिया ए ने, क्या इसको रेस जेस्टे की तरह प्रूव नहीं किया जा सकता? क्या सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रूव नहीं किया जा सकता क्या? क्योंकि बातें तो वही हैं सब कुछ जो एक सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रही हैं, वही बातें बताई हैं ए ने सी को, और यहां पर भी वही बातें बताई हैं सी को। यहां पर सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर हो गया, तो क्या यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 4 में कवर नहीं हो सकता एज रेस जेस्टे? नहीं हो सकता दोस्तों। उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि रेस जेस्टे बनाने के लिए, किसी भी फैक्ट को रेस जेस्टे बनाने के लिए वो फैक्ट के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर एक क्वालिटी कि वो स्पॉन्टेनियस हुआ हो और कंटेम्पोरेनियस हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब हिंदी में स्वतः स्फूर्त या स्वतः उत्पन्न, बिना किसी विचार के अपने आप उत्पन्न हो गया हो, वो फैक्ट, वो रेस जेस्टे होता है। जैसे कि अगर किसी को चाकू लगेगा तो स्वतः ही उसको पेन होगा तो वो चिल्लाएगा। ये जो चिल्लाना है ये है रेस जेस्टे। कंटेम्पोरेनियस हिंदी में बोले तो समकालीन, तत्कालीन, उसी समय का जिस समय घटना हुई है। जब तक ये दो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होती ना किसी के साथ में, तब तक वो फैक्ट रेस जेस्टे नहीं होता। सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, या इसके दूसरे शब्दों में कहें कि जिन फैक्ट्स में ये दो कंडीशंस, ये दो क्वालिटी होती हैं, वही फॉर्म करते हैं सेम ट्रांजैक्शन को, वही फॉर्म करते हैं रेस जेस्टे को। लेकिन अब आप इस वाले एग्जांपल में देखिए कि यहां पर जो कुछ कहा ए ने, जो ए का स्टेटमेंट देखिए, यहां पर जो चिल्लाया ए स्पॉन्टेनियस था, कंटेम्पोरेनियस था, लेकिन यहां पर जो ए ने सी को कहा, ए ने जो सी को कहा ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, कंटेम्पोरेनियस नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं था ये। यहां तो सी आया और ए से पूछा उसने,
स्वतः स्फूर्त नहीं था, वो क्वेश्चन रखा है देन बताया है उसने। और मान भी लें कि जैसे ही सी इसके पास पहुंचा तो ए ने स्वयं बता दिया, तो वो सेकंड कंडीशन नहीं थी, कंटेम्पोरेनियस नहीं है उसके जो इंसिडेंट हुआ था उसी समय का होना चाहिए जब इंसिडेंट हुआ था। अर्थात यहां पर जो ए ने स्टेटमेंट दिया, जो ए ने जो कुछ बोला, यहां पर ए के सब कुछ बोली हुई बातें जो सी ने सुनी वो रेस जेस्टे हैं, बट यहां पर जो ए की कही हुई बातें सी को बताई गई वो रेस जेस्टे नहीं है, इसलिए सेक्शन 4 में सुसंगत नहीं बनाया जा सकता। और इसी से रिलेटेड आप दो जजमेंट आप नोट कर लीजिए, दो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। इंदरपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसकी साइटेशन है। दूसरा है कांतिलाल मर्ताजी पंडोर वर्सेस गुजरात, क्रिमिनल अपील 2007 की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है इसमें कहा इंदरपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कि अगर मान लो ये जो सी ने स्टेटमेंट दिया दैट इज डाइन डिक्लेरेशन, ये स्टेटमेंट को अगर सेक्शन 32 में रेलेवेंट नहीं बनाया जाता तो फिर ये कहीं भी रेलेवेंट नहीं था पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट में, पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट में फिर कहीं भी रेलेवेंट नहीं था, अर्थात रेमेडीलेस हो जाते। इसलिए नेसेसिटी है कि भैया ऐसे स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाओ जिससे कि उसकी एविडेंस दी जा सके। क्या कहा था इसमें? अनलेस स्टेटमेंट ऑफ अ डेड पर्सन वुड फॉल विद इन द purview of section 32 subsection 1 of Indian Evidence Act, now section 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि जब तक कि मरे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट सेक्शन 32 क्लॉज 1 में फॉल नहीं करता, देयर इज नो अदर प्रोविजन इन विच द सेम कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस। ऐसा कोई दूसरा प्रोविजन ही नहीं बचता जिसमें आप ऐसे डाइन डिक्लेरेशन जैसे स्टेटमेंट को आप एज एन एविडेंस एडमिट कर सकते, अर्थात सब कुछ बेकार हो जाएगा। और जितने भी केस ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम सीक्रेसी में होते हैं, जहां पर दो ही लोग विटनेस हैं, एक मरने वाला और एक मारने वाला, तो ऐसे मामले में तो फिर एविडेंस आएगी ही नहीं। तो लॉ ने कोशिश करी कि कहीं भी क्रिमिनल भी ना बचे और किसी के अगेंस्ट गलत एविडेंस भी ना आ जाए। अभी देखिए यहां जो एविडेंस आया डाइन डिक्लेरेशन, ये कहा गया कि रेलेवेंट होगा, इट मींस इस एविडेंस के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल इसके आधार पर ही सजा दी जा सकती है। अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, इसका आपके पास रेमेडीज हैं। क्या रेमेडीज होंगी अगली वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों मैं यहां आज इस स्टोरी से आपको बताना चाह रहा था कि रीजन क्या है जो डाइन डिक्लेरेशन हियर से होने के बावजूद भी उसको रेलेवेंट बनाया और इस तरीके से रेलेवेंट बनाने के बाद उसको परमिट कर दिया कि इसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। अब आज की वीडियो में तो दोस्तों मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी है, इतना ही रखूंगा। अब आगे बहुत सारे एक्सप्रेशन सेक्शन 26 में यूज हुए। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होगा, क्योंकि इसने जो कुछ बोला वो स्टेटमेंट था। अब ये स्टेटमेंट कैसे दिया जा सकता है? तो स्टेटमेंट वर्ड्स में दिया जाता है। जब जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ाया आपको तो मैंने बोला कि वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे। अब शब्दों को या तो बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है, अर्थात ये स्टेटमेंट या तो ओरल हो सकता है या राइटिंग में भी हो सकता है, रिटन हो सकता है। लेकिन जब सेक्शन 26 में लास्ट वीडियो में हमने देखा तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया रिटन और वर्बल। वर्बल लिखित, वर्बल को मौखिक तो नहीं कहेंगे, बट वर्बल का मतलब यह होता है कि जो मुंह से नहीं बोला गया। वर्बल का डिक्शनरी मीनिंग मैंने कल भी बताया था, जो मुंह से नहीं बोला गया। बट लीगल पार्लेंस में लीगल मीनिंग जो होगा वर्बल का, उसमें दोनों बातें होंगी, मुंह से बोले हुए शब्द भी होंगे और
साइंस किए, जेस्चर्स किए, हाव भाव से इशारे कर कर भी अगर कुछ बताया गया है, कुछ कम्युनिकेट किया गया है, तो वो भी स्टेटमेंट कहलाएगा। इसके ऊपर बहुत अच्छा केस है और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। आप इस स्टोरी को पिक्चराइज कर लीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।